श्रद्धांजलि गज़लों की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले पंकज उधास को। गज़लों की दुनिया आज कुछ सूनी हो गई है। पंकज उधास गुजर गए। वो 72 साल के थे और बताया जा रहा है कि बीते कई दिनों से वो बीमार भी थे, अस्पताल में थे। गज़ल जैसी सेमी क्लासिकल विधा को जिन कुछ लोगों ने बहुत लोकप्रिय बनाया, उनमें पंकज उधास रहे। मेहदी हसन, गुलाम अली, जगजीत सिंह जैसे गज़ल गायक जिन्होंने गज़लों को आम लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय किया, उनमें अपने सादा मगर बहुत ही छू लेने वाले अंदाज में पंकज उधास ने अपना एक अलग मकाम बनाया और गज़ल को और करीब ले गए आम लोगों के। उनकी आवाज़ में एक सोज था। गज़लों का उनका चुनाव बहुत दिलकश था। 80 के दशक में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी गज़लें गाईं। बहुत सारे एल्बम आए उनके, जिसमें यादगार है आफरीन, महफिल, नायाब, मुकर्रर, आहट, इस तरह के एल्बम थे। उनकी लोकप्रियता की वजह से फिल्मों में भी उनका इस्तेमाल, उनके गज़लों का इस्तेमाल हुआ। और एक फिल्म जिससे उन्हें बहुत शोहरत मिली, वो फिल्म थी नाम। आपको भी याद होगा, लगभग हर किसी ने ये गाना, ये गीत सुना होगा, चिट्ठी आई है। उनकी आवाज़ में ये गाना इतना मशहूर हुआ, इतना खिला कि अब भी सुना जाता है। कई गीत उन्होंने और गाए। आपको ये भी बता दें कि पंकज उधास ने कुछ सालों बाद सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे आदाब अर्ज़ है नाम से एक टैलेंट हंट कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट एडिटर प्रशांत। प्रशांत, सबसे पहले आप ये बताएं कि पंकज उधास साहब के गुजर जाने पर बहुत सारी खबरें आई। उनकी बेटी ने इसकी जानकारी दी। ये भी बताया गया कि वो बीमार चल रहे थे कुछ समय से और अस्पताल में भी थे। इस पर क्या जानकारी मिली है? जी, वो काफ़ी वक्त से वो बीमार थे और मैंने एक जो उनके सहयोगी हैं पंकज उधास साहब के साथ, जो म्यूजिशियन हैं, उनसे मैंने बात की और मतलब उनकी गला जो है वो रुंधा हुआ था और उन्होंने ये बोला कि मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, जैसा एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। और उनके जो बेटी हैं, बेटी ने पहले ही सोशल मीडिया पर ये डाल दिया था कि पंकज उधास नहीं रहे। एक हफ्ते से वो करीब हॉस्पिटल में थे और उसके अलावा वो जो बीमारी उनकी काफ़ी लंबे वक्त से उनकी चल रही थी, तो जिसके चलते उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। और जैसा कि आप बोल रही थी कि पंकज उधास जो है अपने आप में गज़ल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम थे। कुछ नाम आपने और लिए। अगर आपको मालूम हो कि एक वक्त आया था जब एल्बम्स की दौर था या सिंगल, जो अभी तो फिल्मी म्यूज़िक है, फिल्मिक म्यूज़िक के अलावा एल्बम्स आनी शुरू हुई थी, उनमें बहुत सारे पॉपुलर सिंगर्स आए थे, लेकिन पंकज उधास एक ऐसे गज़ल गायक थे जिनकी जो गज़लें थीं वो लगातार शोहरत पा रही थी। और उनमें से खाली जो सिर्फ प्रेम पर नहीं या इश्क पर नहीं, बल्कि मैं पर और बहुत अलग अलग तरह की, जैसे आप बात कर रही थी कि जो ऐसी गज़लें जो फिल्मों में नहीं आई हैं, जैसे चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, और या फिर हम फिल्मों की बात करें तो मोहरा का जो गाना है, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, आदमी खिलौना है जैसी फिल्म, नाम का आपने जिक्र किया, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गाने गाए। और उसके अलावा उन्होंने जो लाइव कॉन्सर्ट्स किए वो अलग हैं। शायद पहले ऐसे सिंगर थे जिनकी कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो निकली थी गज़लों की, और जो बहुत सारे टाइटल जो हिट हैं, जैसे मुकर्रर है, नायाब है, इस तरह के और बहुत सारे एल्बम्स भी उनके आए थे। और अभी हाल फिलहाल कुछ वक्त पहले भी उन्होंने एक एल्बम रिलीज़ किया था। तो फिल्मों के अलावा गज़ल गायकी उनकी चलती रही। जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि जो उनका परिवार था वो ही संगीत में था। उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादा थे, वो भी संगीत में उनका हाथ था। और उनके दोनों भाई मनहर उधास और निर्मल उधास, ये भी संगीत में थे। और सबसे पहले जो दूसरे भाई थे निर्मल उधास, उन्होंने संगीत में गाना शुरू किया। और जो पंकज उधास थे, उन्होंने बतौर तबला प्लेयर पहले म्यूज़िक एकेडमी में एडमिशन लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने संगीत की ट्रेनिंग ली। जी बिल्कुल प्रशांत, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी। आपने बताया कुछ उनके सफ़र के बारे में भी, कैसे उनका पूरा परिवार जो है वो संगीत से जुड़ा रहा। गुजरात का रहने वाला था परिवार, जो मुंबई आया, यहाँ बसा, और उनके दोनों भाई भी म्यूज़िक से जुड़े थे और बहुत नाम किया था इन लोगों ने भी। पंकज उधास इतने मशहूर रहे। उनका जो सफ़र है म्यूज़िक की दुनिया में वो बहुत दिलचस्प था। कुछ उसके बारे में भी, कब उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की, बेबी बीच में बात थी, वो पहले कनाडा में भी गए थे, बाद में फिर यहाँ आए। और
दूसरे बहुत सारे गानों का आपने जिक्र किया, उनके कुछ यादगार गाने की बात भी की। आपका अपना भी पसंदीदा गज़ल उनकी कौन सी है प्रशांत? जी, आपने शुरुआत की बात की तो 1980 में उन्होंने शुरुआत की थी। आहट करके एक उनका एल्बम आया था, उससे उनकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद फिर लगातार अगर आप उनका जो करियर है वो देखें, 80, 81, 82, 83, 85, 86 में लगातार उनकी जो गज़लें हैं, उनके एल्बम्स हैं, वो आते रहे। और उसके बाद जब उनकी शोहरत बढ़ने लगी, तब महेश भट्ट ने उनको नाम के लिए साइन किया। और उसके बाद ये गाना जो है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि ना कजरे की धार न मोतियों के हार, ये बहुत बड़ा हिट हुआ था। हालांकि इसको पहले मुकेश की आवाज़ में भी, जो सिंगर मुकेश थे उसकी आवाज़ में भी रिकॉर्ड किया गया था, पुराना गाना था। फिर पंकज उधास ने इस गाने को गाया और विदेश में भी जो बहुत सारे कॉन्सर्ट्स उनके हुए हैं और जहाँ पे उनको तारीफ़ें मिली। ख़ास तौर से जो ये गाना है चिट्ठी आई है, उसको विदेश में गाने के लिए उनको ज़्यादा बुलाया जाता था। जितने भी विदेश में रह रहे एनआरआईज़ हैं, वो लोगों को जब भी ये गाना सुनते थे उनकी आंखें नम होनी ही थी और ये गाने की ज़बरदस्त डिमांड उनकी रहती थी। और उसके अलावा जो और उनके गज़लें हैं, मतलब एंड तक वो गज़लें गाते रहे। उनके कॉन्सर्ट्स, उनके इवेंट्स बहुत होते रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो इवेंट्स में हैं, वो लोग अभी तक उनके इवेंट्स करते रहे हैं। तो इस तरह का जो अगर आप नाम लें हिंदुस्तान में जो गज़ल गायकी के बड़े नाम हैं, उनमें से पंकज उधास एक बड़ा नाम है। पंकज उधास के अलावा हम तलत अजीज़ सोच सकते हैं या फिर जगजीत सिंह सोच सकते हैं, जिन्होंने गज़लों को पॉपुलर किया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पंकज उधास का जाना एक बहुत बड़ा धक्का है, एक बहुत बड़ी क्षति है संगीत जगत और फिल्म जगत के लिए। सही कहा आपने और बहुत अफसोस की बात है, पिछले कुछ दिनों से वो बहुत बीमार भी थे, अस्पताल में थे और उसके बाद 72 साल की उम्र में वो आज छोड़कर गए, दुनिया को छोड़कर गए। उनका जाना जो है गज़लों की दुनिया को ज़रूर कुछ और सूना कर गया है। शुक्रिया आपका प्रशांत। कुछ गानों की बात आपने की, कुछ हमने जिक्र किया और ये बताया आपने भी कि जो चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, ये गाना, ये गीत बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। ख़ास करके जो हिंदुस्तान के बाहर लोग रहते थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है इस गाने का। हम आपको लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि पंकज उधास के जो यादगार गीत हैं, जो कुछ बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, उनमें कौन कौन हैं। उनमें से एक तो यही है, चिट्ठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा, जिए तो जिए कैसे, ये बहुत मशहूर गाना था ये भी। ना कजरे की धार, इसकी बात की है प्रशांत ने भी। तो ये तमाम गाने हैं। आइए सुनते हैं पहले उनके कुछ यादगार गीत। मितवा मितवा पूरब ना जय हो, पश्चिम न जय हो, मेरे दिल में रही हो। पूरब ना जय हो, पश्चिम न जय हो, मेरे दिल में रही हो। ओ मितवा मितवा मितवा, उत्तर ना जय हो, दक्षिण न जय हो, मेरे दिल में रही हो। मेरे दिल में रही हो, मेरे दिल में रही हो। पूरब ना जय हो, पश्चिम न जय हो, मेरे दिल में रही हो। हर खुशी है, ये जिंदगी क्या तेरी बंदगी है। कर चोट पहुंची कभी मेरी माँ को, मैं फूंक दूंगा ज़मीं आसमां को। वफा का याद होगा, सबक जिसको वफा का याद होगा, मोहब्बत में वही बर्बाद होगा।
तक जिसको वफा का को हमारी श्रद्धांजलि। पंकज उधास हमेशा अपनी लोगों के जहन में बने रहेंगे, उनके गीत जो हैं वो हमारे बीच में रहेंगे। इस श्रद्धांजलि के बाद आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों पे। हरियाणा की खबर है कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोक दल INLD के प्रदेश अध्यक्ष नाफिज सिंह और उनके पार्टी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि वारदात में 2 लोग घायल भी हुए हैं और पुलिस को शक है कि उनकी हत्या किसी प्रोफेशनल गैंग के शूटरों ने की है। पुलिस को घटना से जुड़े कुछ सुराग भी मिले हैं। रविवार शाम करीब 5 बजे ये सफेद रंग की I-10 कार इस फॉर्च्यूनर कार का पीछा कर रही थी। फॉर्च्यूनर कार जैसे ही बहादुरगढ़ के बाहर इस बरही रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची, रेलवे फाटक बंद हो गया। इसके बाद तुरंत 4-5 शूटर I-10 कार से उतरे और उन्होंने फॉर्च्यूनर पर चारों तरफ से अत्याधुनिक हथियारों से करीब 20 राउंड फायरिंग की। इसके बाद शूटर यू टर्न लेकर भाग गए। वो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर यहाँ बरही गांव की तरफ से आ रहे थे और यहाँ बहादुरगढ़ की तरफ अपने घर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे ये रेलवे फाटक उस वक्त बंद हो गया और जैसे ही फाटक बंद हो गया उनके पीछे एक I-20 कार में सवार 4 शूटर उतरे और उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यहाँ पर जो नफे सिंह की बहन का लड़का है वो यहाँ पर बैठकर गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, उसके ठीक बगल में नफे सिंह बैठे हुए थे और पीछे जय किशन दलाल जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए थे और साथ में उनका गनमैन था वो पीछे बैठा हुआ था। इस घटना में इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष नफे सिंह और उनकी पार्टी से जुड़े जय किशन दलाल की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा उनका भांजा राकेश और एक गनमैन घायल हो गए। नफे सिंह की कार चला रहे राकेश की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। ये मामला 7 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया। आरोपियों में बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक और पूर्व मंत्री मांगेराम राठी का परिवार है। दरअसल 2023 में मांगेराम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। हत्या से पहले उन्होंने एक ऑडियो क्लिप में नफे सिंह पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। आरोप था कि नफे सिंह उसकी संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है। इसके बाद नफे सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था और वो अग्रिम जमानत पर थे। तब से नफे सिंह और मांगेराम के परिवार के बीच दुश्मनी थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि हत्या किसने करवाई, लेकिन ये साफ है कि नफे सिंह की हत्या किसी प्रोफेशनल गैंग के शूटरों ने की है, क्योंकि जिस तर्ज पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला, करनी सेना के नेता सुखदेव गोगामेड़ी और गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या हुई, उसी तर्ज पर शूटरों ने रेकी की और फिर आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए नफे सिंह की हत्या कर दी। दरअसल ये हत्या लोगों को सिद्धू मूसेवाला और सुखदेव गोगामड़ी की हत्या के तरीकों को याद दिला रही है। इसलिए अचानक चर्चा में बिश्नोई गैंग का भी नाम आ रहा है, जो इस पूरे मामले को चिंताजनक बनाता है। सूत्रों की माने तो जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो फरीदाबाद की है। एक शूटर की भी पहचान हुई है। नफे सिंह के बेटे का कहना है कि बार बार कहने के बाद भी हरियाणा सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। हत्या के पीछे मांगेराम का परिवार और सरकार है। एसपी साहब से 2 महीने पहले 3 महीने पहले पापा मिले भी थे। खट्टर साहब से खुद मिले थे, कई मर्तबा मिले थे लिखित में। डीजीपी को, सीआईडी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, होम मिनिस्टर को, हर उस आला कमान को दरखास्त दी थी जिससे कि ये हो कि हमारे परिवार की सुरक्षा हो जाए। कहीं ना कहीं हमारे पिताजी को मरवाने की साजिश में सरकार भी शामिल है। उधर नफे सिंह की हत्या से नाराज INLD कार्यकर्ताओं ने बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। जिन लोगों ने विधायक नफे सिंह राठी जी का मर्डर किया है या करवाया है उनको गिरफ्तार करे पुलिस प्रशासन, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। और नाम दे दिए इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा इसके बारे में। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। अब तक साफ नहीं है कि हत्या के पीछे की वजह क्या है। बहादुरगढ़ से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के 1 साल हो गए हैं और इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ वहां पे उनकी कैबिनेट और आम आदमी पार्टी के विधायक भी मौजूद थे। इसे लेकर बीजेपी केजरीवाल पर निशाना साध रही है और इस बात पर भी वैसे चर्चा हो रही है कि आखिर आजकल किसी भी जांच एजेंसी के सामने आरोपी पेश क्यों नहीं हो रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना था। वो वहां तो नहीं पहुंचे लेकिन राजघाट पहुंच गए। दरअसल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हुए 1 साल हो चुका है। उसका विरोध करने के लिए केजरीवाल राजघाट अकेले ही नहीं बल्कि अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे थे। वही साथ में समन पर वो ईडी के सामने तो पेश नहीं हुए लेकिन तर्क जरूर दे रहे हैं। जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है तो क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। आपका ये भी आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर इंडिया गठबंधन को छोड़ने का प्रेशर बनाया जा रहा है। दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जांच एजेंसी के सामने पेश होना था। तो ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने उप मुख्यमंत्री के जेल जाने की एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। आपने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाले में आपने करोड़ों रुपए खाए हैं और आज बापू की समाधि पे जाकर अगर आप उसका प्रायश्चित कर रहे हैं तो आपको जांच एजेंसी के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल करना चाहिए। वैसे केजरीवाल अकेले नहीं हैं। हाल फिलहाल में कई आरोपी ही नहीं बल्कि गवाह भी जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हो रहे। कानून के जानकारों का कहना है कि इससे एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर सबूत पूरे और पक्के हों तो जांच एजेंसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, अगर नहीं तो कोर्ट जाकर गिरफ्तारी का वारंट तो ले ही सकती है। जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को सम्मान किया जाता है और उनको बुलाया जाता है, मेरे हिसाब से ईडी को ये अख्तियारात नहीं है। ईडी सही मायने में अगर उसकी इंक्वायरी को भी देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड रोल है जो कि होना चाहिए। इसका भयंकर रूप से दुरुपयोग हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री भी कई बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। आखिरकार उनके दफ्तर में उनकी पूछताछ हुई जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। कुछ साल पहले तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर सीबीआई किसी गवाह या आरोपी को समन करती थी तो लोग तत्परता से उनके आगे पेश होकर अपना जो बयान है दर्ज करवा देते थे। लेकिन अब इस नए चलन के तहत एजेंसियों की निष्पक्षता को लेकर सवाल किए जा रहे हैं और साथ में विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि वो सरकार के कहने पर काम कर रही हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोस्ट गार्ड में महिला अधिकारियों के परमानेंट होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर आज सुनवाई करते हुए कहा कि आप महिला अधिकारियों को या तो परमानेंट कमीशन दीजिए वरना हम आदेश जारी करेंगे। अब इस मामले में 1 मार्च को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की जिसमें कोस्ट के लिए योग्य महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने की मांग की गई है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि कोस्ट गार्ड नेवी और आर्मी से बिल्कुल अलग है। इस मामले में एक बोर्ड बनाई जा चुकी है, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समय गया जब हम कहते थे कि महिलाएं कोस्ट गार्ड नहीं हो सकती, महिलाएं सीमाओं की रक्षा कर सकती हैं, तो फिर महिलाएं तटों की भी रक्षा कर सकती हैं। और अब क्रिकेट की खबर। रांची टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। भारत ने 5 विकेट से रांची का टेस्ट जीता। गिल ने 52 और जुरेल ने 39 रनों की पारी खेली है। इस तरह दोनों ने 72 रनों की अजय साझेदारी की। कप्तान रोहित शर्मा ने 55 रनों की पारी खेली। टेस्ट सीरीज में भारत को 3-1 की अजय बढ़त मिली है।